थी, पर सूरज अभी निकला नहीं था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया। मतलब किसी ने मुंह पर पानी मारकर जैसे उसे उठाया था। उसका ट्रक सड़क छोड़कर एक वीरान से घास के मैदान पर खड़ा था। वह ट्रक से नीचे उतरकर हैरान परेशान होकर चारों ओर देखने लगा। तभी पीछे कुछ दूरी पर उसे लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें से कुछ लोग जमीन पर कुछ निहारते हुए आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ा हैरान होकर वो भीड़ से लोगों को हटाते हुए अंदर जाने लगा। लोगों के चेहरे पर दहशत का माहौल था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरानी से बात कर रहे थे। उसने देखा तो जमीन पर उसी के ट्रक के टायर के निशान थे, पर एक जगह खूब सारा कीचड़ फैला हुआ था। तभी भीड़ से किसी ने कहा, ये देखो, यही ट्रक चला रहा था। सखाराम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तभी कीचड़ के अंदर उसे एक इंसानी हाथ दिखा, जो खून और कीचड़ से लदा हुआ था। उसने जरा ध्यान से देखा और एक सदमे से जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन पर कीचड़ में किसी की लाश थी। कीचड़ की वजह से पहचान में ना आने वाली उस लाश को देखकर सखाराम जैसे चक्कर खाकर गिर गए और उनके कानों में उनके ट्रक के क्लीनर सुनील की आवाज गूंजने लगी, जो कल रात वो डर के मारे बोल रहा था। अन्ना, ट्रक के सामने कोई आया था क्या? बोलो ना, आपने किसी को ट्रक से कुचला है क्या? अन्ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल रात की सुनील की वो आवाज अब सखाराम के कानों में गूंजती। वो आवाज कम होने लगी। आंखें खोली तो वो लोगों से घिरे थे। सखाराम के कानों पर पड़ने वाली लोगों की वो बातें और आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। उसे आवाज आ रही थी तो सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की। वो आवाज सुनकर मानो जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। वो जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ खड़ी लोग उसकी तरफ देखकर हैरानी से आपस में कुछ बोल रहे थे, पर उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सखाराम अपनी चौड़ी आंखों से लोगों के हिलने वाले होठों को देख रहा था। धीरे धीरे सब कुछ जैसे धुंधला सा नजर आने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे उठाकर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर डाल दिया। कानों में एम्बुलेंस के सायरन की लगातार घूमती आवाजों के साथ बीती रात घटी भयानक घटनाओं का सारा सिलसिला उसकी नजरों के सामने आने लगा। डर की वजह से रंग उड़ा हुआ चेहरा, कांपते हुए लफ्ज, डरी से हुई नजर, सब कुछ। बीती रात के 2 बज चुके थे। रात के काले घने अंधेरे में किसी काले सांप की तरह दिखने वाली सुनसान सड़क से माल से खचाखच भरा ट्रक गुजर रहा था। रास्ते के दोनों तरफ खड़े बरगद की पेड़ की लंबी झुकती हुई शाखाएं जमीन तक पहुंच रही थी। शाखाओं के बीच में उल्टा लटकने वाली चमगादड़ों का झुंड देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हीं चमगादड़ों में से एकाएक चमगादड़ ट्रक के कांच के सामने से झटके से गुजर जाते हैं, पर लॉरी के ड्राइवर सखाराम को इन सब की जैसी आदत सी हो गई थी। इन खौफनाक अंधेरे में एक गाने की आवाज कानों में गूंज रही थी। ट्रक के अंदर लगाए रेडियो एफएम पर एक प्यारा सा गाना लगा था। रात के गहरे सन्नाटे के बीच कानों पर पड़ती वो सुरीली आवाज की वजह से ड्राइवर को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से ड्राइविंग कर पा रहे थे। गाड़ी तेज भागने के लिए उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली। ड्राइवर साइड की खुली छोटी सी खिड़की से भीतर आती ठंडी हवाओं के झोंके जैसे मन को ताजगी दे रहे थे। उसी ठंडी हवाओं के झोंकों की वजह से ट्रक के क्लीनर को गहरी नींद लगी थी। बाईं तरफ के लकड़ी के बेड पर वो इत्मीनान से सोया हुआ था। सड़क पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अब ट्रक ने 70-75 का स्पीड पार कर लिया था। क्योंकि कल दशहरा था, सुबह गाड़ी में लदा सामान खाली करने के बाद गाड़ी सीधे रमेश के सर्विस सेंटर पर ले जाकर गाड़ी को अच्छी तरह से सर्विसिंग करके सीधे घर की ओर ले जाकर नहा धोआ कर नए कपड़े पहन के गाड़ी की पूजा करके सिर पर कोल्हापुरी फेटा बांधकर गाड़ी को नारियल चढ़ा के
मुंह में बनारसी पान चबाते गांव में घूमकर लोगों से मिलने की उसकी योजना थी। कुछ दिन पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी। कल बेटी और दामाद दोनों दशहरे का त्योहार मनाने आने वाले थे। सखाराम महाराष्ट्र के कोल्हापुर का पहलवान बंदा, मतलब उन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। 6 फीट की हाइट, काले घुमावदार मूछे और बड़ी हुई दाढ़ी, जिसकी वजह से उनमें एक अलग ही छाप थी। बदन पर हमेशा सफेद कपड़े पर ड्राइविंग करते वक्त शर्ट हमेशा किसी कोने में रखी दिखाई देती थी। मुंह में हमेशा बनारसी पान की लाली, अभी भी उनके मुंह में बनारस का पानी था। अपनी ट्रक की खुली खिड़की से पान की पिचकारी बाहर मारते हुए उन्होंने ट्रक के केबिन के अंदर आराम से सोए हुए सुनील की तरफ देखते हुए कहा, ए सुनील, जब देखो दिन रात सोता रहता है, उठ जा। अरे मुझे बहुत बोर लग रहा है। कहाँ सोया हूँ, सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ हूँ। आपकी सुरीली आवाज और साथ ही रेडियो में चलते गानों की वजह से कभी नींद आई है क्या? क्यों बे, मेरी आवाज की तारीफ कर रहा है या ताने दे रहा है? ताना? और आपको मेरी इतनी औकात? मैं तो बस सच्चाई बता रहा था कि आपकी आवाज जैसी पूरी रेडियो पर किसी की नहीं। अपनी तारीफ सुनकर सखाराम के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, पर सुनील का सर उनकी भद्दी आवाज से फटा जा रहा था। आवाज बंद करने के लिए सुनील ने दोबारा से एक पान बनाया और सखाराम को दे दिया। खुश होते हुए सखाराम बोले, यार तू मेरा इतना ख्याल रखता है ना, जितना मेरी घरवाली भी मेरा ख्याल नहीं रखती। और सखाराम ने वह पान अपने मुंह में डाल दिया। अब सिर्फ गानों की हल्की सी आवाज सुनील की कानों में गूंज रही थी। ट्रक की एक तरफ के कांच के पास बैठे सुनील की नजरें काले अंधेरे को चिरती हेडलाइट की रोशनी में गड़ी थी। सड़क की दोनों तरफ दिखने वाली घनी झाड़ियां अब कुछ कम होती हुई दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में उनका ट्रक एक वीरान सी जगह से गुजरने लगा। सड़क कच्ची होने के कारण ट्रक के पहियों से उठने वाला धूल का बादल हवा में एक लकीर सा बना रहा था। सड़क काफी कच्ची होने के कारण ट्रक का स्पीड भी काफी कम था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरी घास का मैदान नजर आ रहा था। चारों ओर फैले रात के घने काले अंधेरे को चीरते हुए गाड़ी के हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा दूर दूर तक फैला घास का मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहीं भी इंसानों की बस्ती नजर नहीं आ रही थी और ना ही कोई और रोशनी दिखाई दे रही थी। दोनों बातों में खो गए थे, हंसते खिलखिलाते मजाक मस्ती करते हुए दोनों का सफर अच्छे से कट रहा था। आने वाली अनहोनी से दोनों पूरी तरह से अनजान थे। सखाराम की नजरें लॉरी के कांच से बाहर ही थी और सुनील अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करने में लगा था कि तभी एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी ताकत से मोड़ते हुए सखाराम ने गाड़ी की ब्रेक लगाए। एक लॉरी के पहिए कुछ फीट तक कच्ची सड़क की मिट्टी और बोर बोरे रेत के ऊपर से खर खर इस तरह की आवाज करते हुए घसीट कर आखिर तक गए। झटका इतना असरदार था कि सुनील ने रेडियो के साथ गाड़ी की सामने वाली कांच से टकराया, पर कांच टूटा नहीं। एक जोर की आवाज के साथ ट्रक एक जगह रुक गया। ट्रक का इंजन अभी भी शुरू था। घर घर आवाज करते हुए ट्रक का इंजन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। सुनील ने खुद को संभालते हुए सखाराम की तरफ देखा। डर के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। दहशत भरी आंखों से सखाराम की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा, अन्ना, अन्ना, क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? या आपने किसी को ठोक दिया? डर के कारण सखाराम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ ही सेकंड में उनका गला पूरी तरह से सूख गया था। अपनी खुली आंखों से वो सामने वाली कांच से दूर तक नजर आने वाली सड़क को देख रहे थे। अन्ना, आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? नींद आ रही है क्या आपको? अगर नींद आ रही है तो कुछ देर आराम कर लीजिए। दोबारा सुनील ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। सुनील की आवाज सुनकर सखाराम एकदम से होश में आ गए। कांपती हुई आवाज में सखाराम ने कहा, नींद नहीं आ रही, लेकिन शायद हमने किसी को ठोक दिया। ठोक दिया? तो ट्रक क्यों रोका?
जल्दी शुरू करो और भागो यहाँ से। अगर पकड़े गए तो मुसीबत होगी। नहीं, अगर वो इंसान जिंदा होगा तो। कहते हुए ट्रक के सामने वाली हेडलाइट वैसे ही शुरू रखकर सखाराम नीचे उतरे। सुनील भी दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। दोनों ही एक के बाद एक ट्रक के पहिए देखने शुरू कर दिए। कच्ची सड़क होने के कारण धूल मिट्टी का एक गुब्बार उनके ट्रक के आसपास तैयार हो गया, जिसके कारण कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए दोनों ट्रक के पहियों को देखने लगे, पर कुछ भी नहीं था। ना किसी का खून, ना वैसा कोई निशान नजर आ रहा था। ट्रक के पहिए पूरी तरह से सूखे थे। इसका मतलब कोई हादसा नहीं हुआ था। अन्ना, शायद आपको नींद आ रही है। जरूर कुछ वहम हुआ है आपको। कुछ देर आराम कर लीजिए। सुनील की बातें सुनकर सखाराम चुपचाप खड़ा रहा। उसने साफ साफ किसी को ट्रक के सामने से दौड़ते हुए जाते देखा था। एक सफेद आकृति, इंसान जैसे दिखने वाली, पलक झपकते ही ट्रक के सामने से गुजरी। सखाराम के दिमाग में एक ही बात लगातार घूम रही थी। आखिर वो क्या था? अन्ना, शायद आपको नींद आ रही है। जरूर कुछ वहम हुआ है आपको। कुछ देर आराम कर लीजिए। आखिर वो क्या था? सुनील ट्रक के पीछे खड़ा रहा। सखाराम ने एक नजर नीचे सड़क की ओर देखा। जिस कच्ची सड़क से ट्रक गुजरा था, उस सड़क पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी डालकर चलने लगा। पूरा इलाका एकदम सुनसान, डरावना लग रहा था। घुटनों तक हरी घास का मैदान, बीच बीच में छोटी मोटी झाड़ियां और बीच में से निकलती कच्ची सड़क। दूर दूर तक ना कोई घर, ना इंसानी बस्ती नजर आ रही थी। पीछे चलते हुए सखाराम एकदम से चौंक गया। ट्रक के पीछे 50 फीट की दूरी पर एक बबूल का सूखा पेड़ नजर आ रहा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी पेड़ के ऊपर मारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस पेड़ में कुछ तो अजीब सा था, जिसने सखाराम का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। सखाराम को इस तरह आगे बढ़ता देख सुनील थोड़ा डर गया और विनती के स्वर में सखाराम से कहने लगा, अन्ना, इलाका अजीब सा लग रहा है। चलिए यहाँ से जल्द निकलते हैं। अनजाने इलाके में रुकना खतरनाक हो सकता है। सखाराम ने सुनील की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे एक एक कदम चलते हुए उस बबूल के पेड़ के पास पहुंच गए और अब टॉर्च की रोशनी में उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, और जिसकी वजह से सखाराम भी थोड़े डर गए। बबूल के पेड़ की टहनियों से कई काली गुड़ियां लटक रही थी। छोटी मोटी गुड़ियों को किसी ने पेड़ पर टांगा था। सखाराम दोबारा से देखने लगा। उसमें से एक गुड़िया काफी अजीब सी लग रही थी। पेड़ की एक टहनी से लटकी काली गुड़िया की आंखें इंसानों की आंखों जैसी जीवित लग रही थी। उस गुड़िया के गले में रस्सी का एक छोर बंधा था, तो दूसरा पेड़ की टहनी से बंधा था। जैसे वो सखाराम को घूर रही थी। चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की वजह से दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। सखाराम ने धीरे से अपना हाथ आगे किया। सखाराम के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ट्रक के पास खड़ा सुनील चुपचाप सखाराम की वो हरकतें देख रहा था। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस गुड़िया के पास ले गया और अगले ही पल उस गुड़िया के पीछे से एक चमगादड़ चिपता हुआ तेजी से आसमान की ओर झपट पड़ा। उस आवाज से सखाराम के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वह धड़ाम से पीछे की ओर गिर गए। सखाराम को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर सुनील काफी डर गया, और तभी अचानक से बहने वाली हवा के झोंकों ने जमीन पर खड़ी घास पत्तियां हिलने लगी। यह देखकर सुनील की धड़कनें तेज हो गई। अन्ना, अन्ना जल्दी उठो, निकलो यहाँ से। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। सखाराम की नजरें अभी भी पेड़ के ऊपर ही टिकी थी, और तभी उन्हें पेड़ के पीछे एक काली परछाई नजर आई, जो सखाराम को ही घूर रही थी। सखाराम की नजरें परछाई पर ही टिकी थी। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा होने लगा। थोड़ा झपकते ही वह परछाई पेड़ के नीचे से दौड़ते हुए सखाराम के ऊपर झपट पड़ी। अन्ना,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी चलो यहाँ से। सुनील की ये बातें सुनकर बिना वक्त गवाए सखाराम भी दौड़ता हुआ ट्रक के पास आ गया। सुनील जल्दी से ट्रक में बैठो। कहते हुए सखाराम ड्राइवर सीट की तरफ चलने लगा तो ट्रक की दूसरी ओर से सुनील ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। दोबारा से सखाराम ने उस पेड़ की तरफ देखा। लग रहा था जैसे काले अंधेरे में खड़े उस पेड़ के पीछे कोई उनको झांक रहा है। सखाराम ड्राइवर सीट पर बैठ गया और चाबी घुमाई पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये क्या मुसीबत है? सखाराम के डरे सहमे चेहरे की तरफ देखते हुए सुनील ने पूछा, अन्ना अब क्या हुआ? जल्दी निकलो यहाँ से। आवाज मत करो। सखाराम ने सुनील को चुप रहने के लिए कहा और धीरे से ट्रक की खिड़की से झांक कर पीछे की ओर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे का नजारा देखकर सखाराम अंदर से दहल गए। डर उनके दिमाग पर इस तरह हावी हो गया था जैसे वो जोर जोर से चीखना चाहते हो। कुछ ही सेकंड में उनके माथे पर पसीना आ गया। लगातार चाबी घुमाकर ट्रक का इंजन स्टार्ट करने सखाराम ने दोबारा चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। किस्मत से इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। पीछे खड़ी उस डरावनी आकृति ने झट से अपनी गर्दन घुमाकर सखाराम की ओर देखा और आसमान हिला देने वाली खौफनाक आवाज उस आकृति के मुंह से निकलने लगी। ट्रक शुरू हो चुका था और कुछ ही सेकंड में उनका ट्रक कच्ची सड़क पर दौड़ने लगा। सखाराम खामोश होकर ट्रक चला रहे थे। डरा सहमा सुनील भी चुपचाप पीछे बैठा ट्रक की कांच से आगे देख रहा था। देखते ही देखते ट्रक ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली। सड़क पर नजरें जमाते हुए सखाराम ने सुनील से कहा, किसी भगवान पर यकीन करते हो? मतलब जिस भी भगवान की पूजा करते हो, जिस भी भगवान पर यकीन रखते हो, उसकी प्रार्थना करो। अन्ना अब तो हम काफी दूर आ गए हैं, अब कैसा डर? सुनील हम दूर आ गए हैं लेकिन उसके इलाके से बाहर नहीं आए हैं। शैतानी शक्ति अभी भी हमारे आसपास है। जब तक हम उसके इलाके से बाहर नहीं निकलते हमारी जान बचना मुश्किल है। कभी भी हम पर झपट सकती है। सखाराम की बातें सुनकर सुनील पूरी तरह से सिकुड़कर पीछे कोने में बैठ गया। ट्रक ने और रफ्तार पकड़ ली थी। ट्रक के पहिए से निकली धुएं के गुब्बार ने पूरी तरह से सड़क को धुंधला कर दिया था। धड़कनें बढ़ गई थी। दोनों का भी गला सूख गया था। सामने वाली कांच के पास रखी बोतल उठाकर सखाराम ने थोड़ा पानी पी लिया और बोतल साइड में रख दी। सुनील का भी गला सूख गया था। उसने बोतल उठाने की कोशिश की कि तभी बोतल नीचे गिर गई। बोतल उठाने के लिए वो नीचे झुका ही था कि तभी गाड़ी ने किसी चीज को जोरदार टक्कर मारी। यह देखकर सुनील काफी डर गया और सखाराम की तरफ देखकर बोलने लगा, अन्ना ट्रक के सामने कोई आया था क्या? बोलो ना, आपने किसी को ट्रक से कुचला है क्या? अन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है। अन्ना कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं हुआ, तू चुपचाप अपनी जगह पर बैठ। कुछ तो हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है आपने किसी को टक्कर मारी है। क्या हुआ है बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोला ना चुप बैठ, वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतना कहकर वो सुनील की तरफ पीछे मुड़ा और ट्रक एक जगह रुक गया। सब कुछ जैसे शांत हो गया, पर सड़क पर उठने वाले धूल के गुब्बार के बीच ट्रक पूरी तरह से गायब ही हो गया। सुबह होने को थी पर सूरज अभी निकला नहीं था। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े सखाराम को थोड़ा होश आया। मतलब किसी ने मुंह पर पानी मारकर जैसे उसे उठाया था। उसका ट्रक सड़क को छोड़कर एक वीरान से घास के मैदान पर खड़ा था। सखाराम ट्रक से नीचे उतरा। लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। तभी उसका ध्यान एक पेड़ की टहनी पर गया और झट से उसे रात की वो घटना याद आ गई। वह वही बबूल का पेड़ था जिसके ऊपर कई डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी, पर अब उस पेड़ पर एक भी गुड़िया नहीं थी। तभी जमीन पर उसे कुछ दिखाई दिया। धूल मिट्टी से लथपथ कीचड़ बनी एक लाश जमीन पर पड़ी थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज धीरे धीरे उसके कानों में गूंजने लगी और रात का वह मंजर उसके नजर के सामने आ गया। अन्ना कुछ तो हुआ है। आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है
आपने किसी को टक्कर मारी है? क्या हुआ है बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो शैतानी आत्मा तुम्हारे रूप में ट्रक के सामने आई थी, जिसे मैंने कुचल दिया। अब तो चुपचाप बैठ, वरना तेरे कान के नीचे झापड़ लगाऊंगा। इतने कहकर वो सुनील की तरफ पीछे मुड़ा और सन्न रह गया, क्योंकि ट्रक में सखाराम के पीछे वाली सीट पर सुनील नहीं, बल्कि वो बुढ़िया थी, जो लाइन की पेड़ से लटक रही थी। उस दूर तक फैले हरे घास के मैदान में सखाराम का ट्रक खड़ा था। ट्रक एक ही जगह कहीं चक्कर लगा चुका था। उस वजह से जमीन पर बड़ा सा लिंगन यानी चक्र बन चुका था। एक सखाराम को लेकर एम्बुलेंस उस जगह से दूर जाने लगी। तभी भीड़ में से कोई बोला, ये ट्रक ड्राइवर कल रात मौत के चक्रव्यूह में फंसा था और इसकी जगह मौत ने इसके साथी को चुना। पता नहीं अगला शिकार कौन होगा।